अनुमान से बेहतर तिमाही नतीजों से अमेरिकी बाजार नई ऊंचाई पर। बैंक ऑफ जापान और ईसीबी के फैसलों पर अब रहेगी नजर। एशियाई बाजार मजबूत लेकिन एसजीएक्स की सपाट। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर। एचपीसीएल में सरकारी हिस्सेदारी खरीदेगी ओएनजीसी। 28,000 करोड़ रुपए में होगा सौदा। एचपीसीएल बनी रहेगी लिस्टेड कंपनी। कल कैबिनेट में लिया फैसला। आवाज की एक और खबर पर मुहर। ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेगा पूरा देश। भारत नेट फेज 2 में 1.5 लाख गांवों तक पहुंचेगा इंटरनेट। प्राइवेट कंपनियां भी होंगी इसमें शामिल। और आज शाम आएंगे दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। जीआरएम बढ़ने की उम्मीद। कल होने वाली एजीएम पर भी रहेगी सबकी नजर। विप्रो, बजाज ऑटो और कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे भी आज ही। बजाज ऑटो और कोटक से अच्छे नतीजों की उम्मीद, लेकिन विप्रो की डॉलर आय पर दिख सकता है दबाव। और आज देश को मिलेंगे नए राष्ट्रपति। सुबह 11 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। शाम 5 बजे तक नाम का ऐलान होने की उम्मीद। कल की शानदार मजबूती के बाद आज फिर से नजरें हैं 10,000 की तरफ। क्या उस जादुई आंकड़े तक पहुंचेंगे, पार करेंगे, लेकिन क्या नए हाईज बनेंगे? ये है बड़ा सवाल। लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हैं। आपका स्वागत है। अल्टामाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान कुछ ही देर में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर किस तरह से निकल कर आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा है। उठापटक देखने को मिल रही है एशियाई मार्केट्स में इस समय, और इसी का असर देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिका के बाजारों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था। डाउ में तेजी देखने को मिली। देखिए 66 अंक ऊपर जाकर ये समाप्त हुआ, और वहां पर भी रिकॉर्ड लगने का सिलसिला जारी है। अच्छे नतीजे कंपनियों के पेश हो रहे हैं। हांगकांग में आज देखिए 50-60 पॉइंट की गिरावट थी करीब आधा पौना घंटा पहले, और उसके बाद ये रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे एशियाई के बाजार तो सुधर रहे हैं, लेकिन आज फॉर अ चेंज आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी में रिकवरी देखने को नहीं मिल रही। क्या पुट कॉल रेशियो से चिंता है? क्या वजह लग रही है? ना थोड़े सुस्त लगता है सिंगापुर वाले। अब सुधर जाएंगे, लेकिन अगर एशियाई बाजार खराब ना हो तो फिर कोई ऐसी वजह है नहीं कि जिसकी वजह से भारतीय बाजार कमजोर खुले। और खासतौर से कल की अच्छी मजबूती के बाद प्लेटफॉर्म तो बेहतरीन है ही। जिस तरह की रिकवरी और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट का सीनियर, और कमजोर खुलेंगे तो फिर वहां से खरीदारी के भी संकेत होंगे। तो अगर कमजोर खुल जाए तो इससे कोई बेहतर बात हो नहीं सकती, ताकि कल जो लोग मिस कर चुके हैं वो आज फिर से खरीदेंगे। लेकिन आज के लिए 9,850, 9,925 ये 75 पॉइंट की रेंज पर रखिए नजर। ये रेंज होगी आपके लिए बेहद अहम। इस रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा निफ्टी पर शायद ट्रेड न बने, लेकिन इस रेंज के बाहर अगर आप निकले किसी भी तरफ तो 50 पॉइंट का मूव आएगा। इसका मतलब ये कि 9,925 के पार निकलकर जैसे ही टिके, यानी कि 9,928 का लाइफ टाइम हाई है, उसके पार निकलकर टिके तो शॉर्ट कवरिंग आपको 50 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ देगी 9,975 तक का। 9,850 के टूटने की संभावना कम है, लेकिन अगर उसके नीचे फिसले तो 9,800 तक फिर आप तुरंत आते हुए दिखेंगे। तेजी की पोजीशंस कम होती हुई दिखेगी। तो ये 75 पॉइंट की रेंज नो ट्रेडिंग जोन है, और इसके बाद 50-50 पॉइंट का मूव। निफ्टी पर आज है 9,900 निर्णायक लेवल। वायदा कारोबार के आंकड़ों में विस्तार से बताऊंगा। और 24,000 है बैंक निफ्टी पर आज भी निर्णायक लेवल। बैंक निफ्टी आज वीकली एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन जो ट्रेडिंग रेंज बैंक निफ्टी की निकल कर आ रही है वो ये है 23,900 से 24,300। ये 400 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। आज ट्रेडिंग जोन का काम करेगी। अब ओपनिंग के बजाय हमेशा की तरह क्लोजिंग ज़्यादा अहमियत वाली है, और क्लोजिंग बेसिस पर जब तक आप 9,800 के नीचे बनना हो तब तक घबराने की, डरने की जरूरत नहीं। तब तक आपको तेजी की पोजीशन बिल्कुल हिलानी नहीं चाहिए, बरकरार रखें। और बैंक निफ्टी पर 23,900 के नीचे बंद हो तो ही आज आप तेजी की पोजीशन थोड़ी कम करने के बारे में सोचें। पुट कॉल रेशियो कल फिर से बढ़कर 1.46 पर आया है। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत डरें, अलर्ट रहने के संकेत जरूर हैं, खासतौर से तब जबकि ये 1.55 के आसपास पहुंचता हुआ दिखे, जहां से पिछली बार आपने करेक्शन देखा था। तो ऊपरी स्तरों पर अगर पुट कॉल रेशियो बढ़ता हुआ दिखे और आप 10,000 के आसपास हों और पुट कॉल रेशियो 1.55 के आसपास हो, तो फिर ऐसे में आप अपनी तेजी की पोजीशन हल्की कर लें, प्रॉफिट बुक कर लें, और वहां पर और लीवरेज पोजीशन न बनाएं। एक बार वो जरूर ध्यान में रखें।
आज अगर आपको खरीदारी करनी है, अगर मौका मिले तो, मुझे नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा क्योंकि एशिया बाजार किस तरह का परफॉर्म करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया लेवल अगर खरीदने का कोई है तो निफ्टी पर वो है 9,850 का, मिले तो बेहतरीन होगा। और बैंक निफ्टी पर 24,000 का, क्योंकि तब आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल होगा। 9,850 पर खरीदेंगे तो 50 पॉइंट की रिस्क निफ्टी पर रहेगी, और 24,000 के आसपास बैंक निफ्टी पर खरीदेंगे तो 100-125 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क नहीं रहेगी और रिवॉर्ड बेहतर होता हुआ दिखेगा। लेकिन वो मिलेगा नहीं, पता नहीं। तो इस लिहाज से खरीदारी अगर आप शुरुआती कारोबार में ही करें, जहां खुले वहीं खरीदें, तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए निफ्टी पर 9,850 का। 9,925 पहला टारगेट है और 9,975 दूसरा टारगेट। बैंक निफ्टी में 23,900 ये है आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका 24,300 का बनता है। टेलीकॉम स्टॉक्स मजबूत नजर आ रहे हैं, आज खरीदारी करने की राय है। नेगेटिव साइड पर ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर थोड़े करेक्ट हो सकते हैं कल के उछाल के बाद। मिड कैप आईटी शेयरों में थोड़ा दबाव दिख सकता है, थोड़ा मिड कैप पीएसयू बैंक्स कमजोर हो सकते हैं, तो ये कमजोरी की तरफ वाले स्टॉक्स हैं, इन पर नजर रखें। बिल्कुल, और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो उस पर नजर रहेगी। कोटक महिंद्रा बैंक किस तरह से नतीजे पेश करता है, इस पर नजर रहेगी। विस्तार से थोड़ी देर में आपको बताएंगे अनुमान क्या है। कैनरा बैंक ने निराश कर दिया कल बाजार बंद होने के बाद, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी इसी के ऊपर वजह से जो लोग बुलिश हो रहे थे ना, वो थोड़ा सा अब इतने बुलिश नहीं साउंड कर रहे हैं। लेकिन बागले साहब तो पिछले कई दिनों से बुलिश हैं और 10,000 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है कल की तेजी के बाद, ये सब लोग मान रहे हैं। बागले साहब गुड मॉर्निंग, बताइए हासिल हो जाएगा आजकल में? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग सर। 10,000 आज नहीं तो कल हासिल होना है, मुझे लगता है कल तक हो जाएगा। ओके। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑन द डाउन साइड 9850 टूटते हुए नहीं लगता है जी। ये जो करेक्शन आई, ये मुझे लग रहा था थोड़ी ज्यादा एक्सटेंड होगी 9750, लेकिन अनिल जी ने कहा था 9800 नहीं तोड़ना है तो नहीं टूटा। सही बात है। मतलब करेक्शंस आर बॉट इनटू, और बाय ऑन डिप्स का मार्केट, और वो जो करेक्शन आनी है वो भी पूरी नहीं होती, तो ये दर्शाता है कि मतलब बुल ट्रेंड इतना पॉजिटिव है और बुल छोड़ने को तैयार नहीं है। सही बात है। तो उस लिहाज से 10,000 आज नहीं तो कल आना ही है। मेरे चारों स्टॉक्स बाय है, कल मेरे को सेल ढूंढने पे भी नहीं मिले। ठीक बात है, तो चार क्यों की आपने? सही बात है। चलिए, तो चारों शेयर बाय हैं, कौन से हैं वो बाय? कोई सेक्टर, कोई लेटर? नहीं, आज मिक्स है और स्टॉक स्पेसिफिक है। ठीक, चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। अनिल, कैसे लग रहे हैं एफआईएस के नंबर्स? ये एफआईएस को हुआ क्या अचानक से? हर गिरावट में खरीदारी करने के मोड में आ रहे हैं। आप देखिए पिछले 3-4 दिनों से क्या बाइंग आ रही है इनकी तरफ से। बिल्कुल, हाँ, 1,050 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा थोड़ा अप्रत्याशित लगता है कल के सेशन को देखते हुए, लेकिन बाजार भी मजबूत है। लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट हैं जो ध्यान में रखने चाहिए। एक तो ये कि रिलायंस कैपिटल में जो कल सुबह हम आपको बता रहे थे कि बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी, जिसमें मित्सुई सुमितोमो ने बिकवाली की थी और सामने एफआईज ने खरीदारी की। वैसे तो वो भी नाम से एफआईज लगती, लेकिन वो एफडीआई के जरिए पैसा आया हुआ है तो वो एफआईज में काउंट नहीं होता है। तो 400 करोड़ तो वो आंकड़ा आप निकाल दीजिए। उसके बावजूद 650 करोड़ की खरीदारी दिखती है, उसमें भी लगभग 250 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड खरीदारी आईटीसी में होती हुई दिखी है। तो आईटीसी एक स्टॉक है जो एफआईएस को कल की परसों की गिरावट में भी पसंद आया और कल की मामूली तेजी में भी पसंद आया। तो आईटीसी पर नजर रखिए, इन आंकड़ों के दम पर एक संकेत साफ दिखता है। उसके बावजूद आंकड़े अच्छे हैं, तो अल्टीमेटली तो देखिए आईटीसी भी खरीदा तो है ना, रिलायंस कैपिटल भी खरीदा तो है ना, तो कुल मिलाकर एफआईएस की तरफ से अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा आने के संकेत दिख रहे हैं। घरेलू फंड्स ने भी अपनी बिकवाली से हाथ खींचे हैं। एक दिन जरूर उन्होंने काफी दबाकर बेचा, लेकिन कल देखिए महज 12 करोड़ की बिकवाली, यानी कि सिर्फ चर्निंग हुई है उनकी तरफ से। अब आइए वायदा कारोबार के आंकड़े जो एफआईएस के हैं, 200 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने खरीदे हैं। ओपन इंटरेस्ट घटा है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी कोई बिकवाली है नहीं, महज 50 करोड़ की, जो कि काफी कम कही जाएगी। तो उस लिहाज से ये आंकड़े काफी बेहतर कहे जा सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा इस सीरीज में पहली बार, और वो है ऑप्शंस का, कि ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा है। 850 करोड़ के ऑप्शंस में खरीदारी की है एफआईएस ने और ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका मतलब ये कि हो सकता है थोड़े बहुत पुट ऑप्शंस जो एफआईएस ने खरीदे हैं उनमें से उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन को खत्म किया है, और या फिर हो सकता है कॉल ऑप्शंस जो उन्होंने बेचे हैं उन्हें वापस खरीदा है। तो एफआईएस की तरफ से जो हम कल भी बात कर रहे थे कि भले परसों के आंकड़े बड़े खराब है, लेकिन वो मूड एक दिन में बदल जाता है, और ऐसा नहीं कि बड़ी मंदी में, सिर्फ हेजिंग वाला रुझान है, और वो हेजिंग वाला रुझान उन्होंने कल की तेजी के बाद खत्म कर दिया। तो आंकड़े तो ठीक है, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं। चलिए, तो आंकड़े अच्छे हैं एफआईएस के, खास तौर पर बेहतरीन आंकड़े। एफएनओ के क्या आंकड़े हैं ये भी पूछेंगे अनिल से, लेकिन पहले बात करते हैं उन 2 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज की जो वागले साहब ने आज के लिए चुने। सर बताइए। हेमंत, मैं डिश टीवी के साथ जाऊंगा। कल जिस तरह से स्टॉक उभर कर आया है, प्राइस क्लोजिंग और वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, इसको बाय करके चले 79 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 87।
मेरा दूसरा कॉल होगा बाय इन अ जैन इरिगेशन, जिसमें भी कल प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला। 106 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर 1 to 2 डेज टाइम टारगेट ऑफ 117। ऑलराइट, चलिए तो इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए। कल भी खबरों के दम पर अच्छी तेजी देखने को मिली। डिश टीवी पे एक फॉरेन ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट मैं कल देख रहा था, इवन जैन इरिगेशन पर भी वो रिपोर्ट आई थी कि महाराष्ट्र में दरअसल जो राज्य सरकार है वो ड्रिप इरिगेशन के ऊपर बढ़ावा देगी और कर्ज बड़े देने के मूड में, और इसीलिए कल जैन इरिगेशन का शेयर दौड़ भी लगा रहा था। लेकिन एफएनओ से क्या संकेत मिल रहे हैं? आप कह रहे हैं पुट कॉल रेशियो वापस 1.4 के आसपास आ रहा है, थोड़ा कॉशियस होने के संकेत हैं क्या? और कुछ ऐसे संकेत हैं कि एक्सपायरी तक क्या होने वाला है, अगले हफ्ते एक्सपायरी, या अभी जल्दबाजी होगी कहना कुछ भी? एक्सपायरी मेरे ख्याल से ये 10,000 जब तक इसकी क्लैरिटी नहीं आए तब तक थोड़ा कहना सा मुश्किल है कि एक्सपायरी के लेवल से। और दूसरा ही कि आज रिजल्ट के लिहाज से भी बड़ा दिन है। रिलायंस के रिजल्ट और बाकी 3 दिग्गज कंपनियों के तो मिला के 13% के आसपास का वेटेज है इन चारों कंपनियों का। तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपायरी का कॉल इस वक्त लेना मेरे ख्याल से जल्दबाजी। लेकिन हाँ, पुट कॉल रेशियो की बात करें 1.46 और एक ही दिन में वापस उछल कर भी आए तो एक्चुअली क्या मूड स्विंग्स है इसे कह सकते हैं बाजार में ट्रेडर्स का। क्योंकि एक दिन में बड़ी तेजी में आ जाते हैं, एक दिन में बड़ी मंदी में आ जाते हैं। यानी कि है क्या हेमंत की दिल से करनी तेजी है लेकिन दिमाग से डर लगता है। ये साफ तौर पर आंकड़ों में दिख रहा है जो कल के मैं पढ़ रहा हूं। कल के आंकड़ों में सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा है जिनका जनरली हम जिक्र नहीं करते, वो है स्टॉक फ्यूचर्स का। 8.25 करोड़ शेयर स्टॉक फ्यूचर्स में से कम हुए कल के सेशन में, एक ही दिन में। अब ऐसा क्या हो गया कि कल सारे स्टॉक फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, क्लियर कट है। परसों की तेजी से घबराए हुए ट्रेडर्स जिनके जिस स्टॉक के भाव आ रहे हैं वो अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। अगर बाजार को 10,000 की तरफ जाना है तो ट्रेडर्स इसी तरह से डरते रहेंगे। जब जब और कॉन्फिडेंट हुए कि 10,000 हो ही जाएगा तब नहीं होता। तो ये डर जब तक लगा रहे तब तक ठीक है। दूसरी बात, निफ्टी में भी कल 5 लाख शेयर कम होते हुए दिखे। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर लगातार 4 सेशन से निफ्टी के मुकाबले में बेहद मजबूत है। कल भी देखिए 30,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर बढ़ा है, तेजी हुई है, प्रीमियम 56 पॉइंट तक पहुंच गई है बैंक निफ्टी में। तो आज बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक होगा। वीकली एक्सपायरी भी है और वीकली एक्सपायरी के लिहाज से जो आंकड़े मुझे दिख रहे हैं 23,900 के नीचे जाना नहीं चाहिए और 24,300 ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर सरप्राइज आना है तो फिर हो सकता है 24,300 के ऊपर भी आने की कोशिश करें, क्योंकि शॉर्ट्स अभी भी बैंक निफ्टी में वीकली बेसिस पर काफी ज्यादा है, तो वो एक इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन 24,000 बैंक निफ्टी के लिए बेहद अहम सपोर्ट है, तो बैंक निफ्टी पर आज इस लिहाज से नजर रखिए। 9,900 आज क्यों निर्णायक लेवल है वो फिर से समझना जरूरी है। और ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है कि आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 200 पॉइंट की रेंज में हो, 9,800 पर पुट में और 10,000 पर कॉल्स में, और इसके बीचों बीच वाली रेंज आती है 9,900। और इंटरेस्टिंग बात यह कि कल 9,900 पर पुट और कॉल दोनों में बराबर का ओपन इंटरेस्ट है, 42 लाख शेयर का, एग्जैक्टली वहीं पर बंद हुए। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि यहां पर रस्साकशी आज भी जारी रहेगी। और इस लिहाज से ये जरूरी होगा तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए पहले 9,900 के ऊपर बने रहें और फिर 9,930 के पार निकले, यानी नया हाई बनाए, तो फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी और फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। वैसा ही मंदी करने वाले ट्रेडर्स एक दिन और उम्मीद करें कि एक दिन 50 पॉइंट और मिल जाए तो हम हमारी शॉर्ट काट लें। मिलेगा या नहीं, लेकिन उसके लिए जरूरी ये होगा कि वो 9,900 के नीचे बाजार को रख पाएंगे, संभावना कम है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट साथ दे तो ऐसा उनके लिए हो सकता है। इसलिए 9,900 का ये लेवल काफी अहम है। कल के सेशन में जो डेटा में एक बदलाव हुआ, जो मैं कह रहा हूं कि मूड स्विंग्स कैसे हो रहे हैं ट्रेडर्स के, वो देखिए। 9,900 के पुट में 8 लाख शेयर जुड़े और 9,900 के कॉल्स में 19 लाख शेयर कम हुए हैं। एग्जैक्टली जितना परसों 9,900 के कॉल में जुड़े थे 19 लाख शेयर, वो एक ही दिन में साफ हो गए। यानी कि एक दिन की भी तेजी ट्रेडर्स को, मंदी ट्रेडर्स को बर्दाश्त नहीं। यानी कि जो कमजोर ट्रेडर्स हैं वो हर रोज ट्रेड करके रोज का काम रोज करना चाहते हैं, ये एक साफ संकेत दिख रहा है। तो ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि डेटा पॉजिटिव साइड पर है। 9,900 आपके लिए निर्णायक लेवल रहेगा और आज वीकली एक्सपायरी के लिहाज से बैंक निफ्टी पर रखिए नजर। लेकिन ओवरऑल ये साफ संकेत है कि खरीदारी करनी है तो सबसे बढ़िया लेवल आज जो अगर मिले तो 9,850 निफ्टी पर है और 24,000 के आसपास बैंक निफ्टी पर है। इन लेवल्स पर खरीदेंगे तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहद फेवरेबल रहेगा। चलिए, तो इन लेवल्स के ऊपर रखिए नजर। और जैसा कि हम आपसे कह रहे थे कि आज अर्निंग सीजन के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है। RIL के नतीजे, विप्रो के नतीजे, बजाज ऑटो, कोटक महिंद्रा बैंक, इनके नतीजे, और ये सब मिलाकर करीब करीब 13% के आसपास का वेटेज रखते हैं निफ्टी पर।
तो फिर ब्रेक के बाद हम आपको बता देंगे कि पोल क्या कहते हैं, सीएनबीसी आवाज का रिलायंस से क्या उम्मीद करनी चाहिए, और ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय क्या है। अच्छा, प्रकाश दीवान जी भी हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, माइक अप होकर तैयार हैं। उनसे भी जानेंगे उनकी रणनीति आज बाजार पर क्या है, उनका एक टॉप ट्रेडिंग आइडिया भी आपको बताएंगे। ये सब एक्शन होने वाला है इस शो में। छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। और आज हमारे 5 के 5 एक्सपर्ट्स बुलिश हैं निफ्टी पर और खरीदारी करने की राय, और पांचों एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक जो लेवल्स आ रहे हैं अहम, वो मैं आपको बता दूं। 9,850 से 9,870 ये 20 पॉइंट की रेंज करेगी आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम। इस पर रखिए नजर नीचे की तरफ। ऊपरी स्तरों पर 9,940 से 9,990 ये 50 पॉइंट की रेंज है, जहां पर हमारे पांचों एक्सपर्ट की राय है कि आप करें मुनाफा वसूली। तो ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन बात करते हैं टॉप 5 स्टॉक्स की। और आज तो नतीजों के लिहाज से इस सीजन का अब तक का सबसे बिजी और सबसे बड़ा दिन है। तो आज टॉप 5 में है आपके लिए 5 आने वाले नतीजे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारी टीम के साथ। हमारे पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है नतीजों को लेकर। नीरज वाजपेयी, आशीष वर्मा, सोनम मेहता और वरुण दुबे। नीरज, शुरुआत आपके साथ। सबसे पहले बाजार के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे कैसे रहेंगे? देखिए, पॉजिटिव सरप्राइज के लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से जब भी हमने इसको देखा तो पॉजिटिव सरप्राइज आया है। और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि जो जीआरएम है वो $11 से ऊपर ही आपको दिखाया जाएगा, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज होगा। दूसरा, पेटकेम बिजनेस में भी आप देखेंगे कई प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़े थे, उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा, रिलायंस जियो 1 साल हो चुका है, कल उनकी एजीएम भी है। आपको याद होगा पिछली एजीएम में प्लान ऐलान किया गया, तो अब उस पूरे जियो का डिटेल होगा, और शायद ये एक्सपेक्टेड है कि इस बार वो जियो की अलग से आपको रिजल्ट भी समरी बताएंगे कि अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है फाइनेंशियली, तो वो उस पर भी नजर रहेगी। दूसरा, बहुत बड़े ऐलान किए गए थे ऑयल एंड गैस सेक्टर में, करीब 30,000 करोड़ रुपए के प्लान के। कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी भी डिटेलिंग आपको और डिटेल में दी जाएगी, प्रोसेस कहां तक बढ़ा और जो केजी ब्लॉक है वहां पे क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो रिजल्ट के फ्रंट पे भी, साथ ही फॉरवर्ड लुकिंग जो ऐलान होंगे उस पर भी लोगों की नजर रहेगी। और मैं ये एश्योर कर रहा हूं आपको कि पॉजिटिव सरप्राइज इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। और आज शाम बाजार बंद होने से लेके कल दोपहर 12 बजे तक रिलायंस का ही दिन रहेगा, क्योंकि कल एजीएम है और वहां पे भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो रिलायंस जियो और ऑयल एंड गैस बिजनेस 2 मेन फोकस रहेंगे। चलिए, तो इस पर नजर रखिएगा। 4 बार नीरज कह रहे हैं पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिल सकता है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी आपको यहाँ पर डिस्क्लोजर भी दें। सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं, दरअसल उसको नेटवर्क 18 टीवी 18 होल्ड करते हैं और उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो इस डिस्क्लोजर को, डिस्क्लेमर को हमेशा याद रखिए। अब चलते हैं आशीष के पास और समझते हैं कि विप्रो से क्या उम्मीदें हैं। बायबैक को लेकर चर्चा हो रही है। आशीष बताइए, क्या पोल कहता है, आपका क्या अपेक्षाएं हैं? काश मैं नीरज की तरह कह पाता कि बेहतर नंबर्स एक्सपेक्टेड है, लेकिन यहां पर डिसअपॉइंटमेंट होगा। विप्रो के लिए ध्यान रखें, Q1 वैसे ट्रेडिशनली एक वीक क्वार्टर होता है और इस बार एक्सपेक्टेड है कि डॉलर आय में करीब 0.3% का दबाव तिमाही देखने को मिलेगा, क्योंकि हेल्थ केयर, रिटेल जो विप्रो के लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, अभी भी वो पॉकेट्स प्रेशर में ही आपको नजर आएंगी। मार्जिन 230 बेसिस पॉइंट्स कमजोर होते हुए नजर आएंगे। खैर, उसमें रुपया का एप्रिसिएशन है, वेजेस हैं और सीजनैलिटी का फैक्टर एट प्ले होगा, तो उसका प्रेशर आप देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट होगी गाइडेंस, और इसीलिए क्योंकि ये FY18 जो है विप्रो के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ने कहा था कि Q1 में कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज जो हैं वो बॉटम आउट हो जाएंगे और अब यहां से मोमेंटम पिकअप होगा और Q4 तक ये कंपनी बाकी पीयर्स के बराबर परफॉर्म करना शुरू कर देगी। गाइडेंस जो है Q2 की, वो एक्सपेक्टेड है कि 0 से 2% की ग्रोथ की बात करें या फिर 1 से 3%। तो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, ये बेसिकली गाइडेंस है। जहां तक बायबैक की बात है, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5.2 से 5.3 बिलियन डॉलर्स के आसपास इस कंपनी के पास कैश और इक्विवेलेंट्स हैं। तो देखना होगा बायबैक किस मोड पे होता है और किस भाव पे होता है। तो कमजोर नतीजों की उम्मीद है विप्रो से। और अब तक आईटी कंपनियों में इन्फोसिस को थोड़ा छोड़ दे तो कोई खास प्रदर्शन हुआ भी नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ये कर रहे हैं दमदार प्रदर्शन। और शुरुआत कोटक महिंद्रा बैंक से की जाए। वरुण, आएंगे दमदार नंबर्स? डेफिनेटली अनिल जी, एक दमदार नंबर्स की उम्मीदें यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक से, क्योंकि जो लगातार बेहतर ग्रोथ रेट एक बैंक इससे पहले डिलीवर करते आया है वो इस बार भी जारी रहेगा। और अच्छे खासे आपको नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 16-17% के आसपास का जंप देखने मिलेगा। और मुनाफा भी इस बैंक का काफ़ी बेहतरीन इस बार जंप देखने मिलेगा। आपको करीब 30% के 40% के आसपास वहाँ बढ़ोतरी हो सकती है। याद रखिए, पिछले क्वार्टर में जो ग्रॉस NPA लेवल्स है वहाँ कुछ हल्की बढ़ोतरी हुई थी। हमारा अनुमान है कि इस बार भी हो सकता है कि एक मामूली सी बढ़ोतरी वहाँ हो।
2.7% के अगर ये नीचे रहते हैं तो स्ट्रीट इसको काफ़ी पॉजिटिव लेगा। वही जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, अनुमान है कि 4.35% के ऊपर ही वो रहेगा। इस बैंक की जो लो कॉस्ट डिपॉजिट है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी का अनुमान है और इस बैंक की जो लोन ग्रोथ है वो करीब 14 से 15% के आसपास रह सकती है। तो काफ़ी बेहतरीन नतीजे रहेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के और 3:45 बजे के आसपास इस बैंक की पीसी है। तो ये समझ ले कि आफ्टर मार्केट आवर्स ही आपको इस बैंक के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो कोटक महिंद्रा बैंक ये बड़ा नतीजा होगा आज के दिन। और देखिए कल ये शेयर भागता हुआ भी नजर आया था नतीजों से पहले। लेकिन पूछते हैं अब सोनम से कि आज बजाज ऑटो से क्या उम्मीद करनी चाहिए। क्या कहता है सोनम, आपका पोल बताइए। कमजोर आंकड़ों की उम्मीद रखी जा रही है बजाज ऑटो से भी, क्योंकि पहले तिमाही में कंपनी के वॉल्यूम्स कमजोर रहे हैं। कुल वॉल्यूम से 11% की गिरावट दिखाई दी थी, जहां पे डोमेस्टिक फ्रंट पे परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा है। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में 23% की गिरावट आई थी, जहां पे जीएसटी से पहले ज्यादातर ग्राहकों ने अपने खरीदारी को पोस्टपोन किया था। साथ ही कंपनी के अहम ब्रांड्स में उसके वॉल्यूम्स में एक स्लो डाउन देखने को मिला है, तो इसके कारण दबाव बना हुआ है डोमेस्टिक फ्रंट पे। एक्सपोर्ट फ्रंट की बात करें तो एक्सपोर्ट के वॉल्यूम्स में 10% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये एक लो बेस के कारण है, इसलिए नहीं क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में परफॉर्मेंस जबरदस्त चल रहा है। बजाज ऑटो अब भी थोड़ा सा जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है एक्सपोर्ट मार्केट में। तो वॉल्यूम्स कमजोर रहे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में तो गिरावट देखने को मिलेगी ही। साथ ही मार्जिन फ्रंट पे जो कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी हुई है या फिर रॉ मटेरियल्स के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके कारण मार्जिन पर एक हिट आता हुआ दिखाई देगा, साल दर साल भी और तिमाही दर तिमाही भी। सिर्फ एक रियलाइजेशन है जहां पर सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स बेहतर हुआ है। जहां पे एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन इस बार इस्तेमाल में ज्यादा रहा है, तो रियलाइजेशंस डेफिनेटली सुधरते हुए दिखाई देंगे, जिससे थोड़ा सा सपोर्ट रेवेन्यूज को मिल जाएगा। लेकिन ओवरऑल कमजोर आंकड़ों की ही उम्मीद रखी जा रही है। तो बजाज ऑटो से कुछ अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद तो है नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक मिड कैप और नया खिलाड़ी आरबीएल बैंक, ये भी आज करने वाला है नतीजे अपने पेश। वरुण, इसका अनुमान क्या है, दमदार रहेगी ग्रोथ? डेफिनेटली अनिल जी, प्राइवेट सेक्टर बैंक के तो दमदारी रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छे नतीजे पेश करते हैं। कोटक के बारे में मैंने आपको बताया, और आरबीएल में भी एक बेहतर परफॉर्मेंस की आपको उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि इस बैंक की जो लोन ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर रही है। हमारा अनुमान है कि इस बार भी करीब 35% के ऊपर इस बैंक की लोन ग्रोथ रहेगी, जिसके काफ़ी हद तक इस बैंक को मदद मिलेगी। और इसी के चलते नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 52% के आसपास की ग्रोथ होगी। मुनाफा भी इस बैंक का काफ़ी बेहतर बढ़ेगा, करीब 34 से 35% के आसपास इस बैंक के मुनाफे में आपको बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। ग्रॉस एनपीए 1.25% के नीचे रहे तो स्ट्रीट इसको काफ़ी पॉजिटिव मान के चलेगा। वही नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारा अनुमान है कि 3.2% के ऊपर ही ये रहेंगे। लेकिन याद रखें, मैनेजमेंट ने इसके पहले कहा था कि Q2 में हो सकता है वो कुछ फंड रेजिंग प्लान्स करे, कुछ और भी फंड रेजिंग करे। तो अगर ऐसा कोई अनाउंसमेंट निकल के आता है या इस पर कोई क्लैरिटी निकल के आती है तो वो स्ट्रीट के लिए मच अवेटेड है और इंटरेस्टिंग भी होगा। ओके, तो आरबीएल बैंक अच्छे नतीजे, कोटक महिंद्रा बैंक बढ़िया नतीजे, बजाज ऑटो अपेक्षाएं कम, विप्रो बायबैक का सहारा और आरआईएल दमदार नतीजे। शुक्रिया आप सभी का ये पोल्स बताने के लिए, और इस पर हम विस्तार से शो में आगे बात करेंगे। लेकिन अब बात करेंगे ब्रेक के उस पार एक अहम डेवलपमेंट की, जहां कैबिनेट की बैठक की। और आपको याद होगा कल ही सीएनबीसी आवाज ने आपसे कह दिया था कि ओएनजीसी एचपीसीएल में 51% हिस्सेदारी खरीदने वाली है। भारत नेट 2 को कैबिनेट मंजूरी देने वाला है, हूबहू कैबिनेट ने वही किया। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार और बताएंगे पूरी डिटेल। उसके बाद हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि एचपीसीएल, ओएनजीसी, एमआरपीएल किस तरह से आपको आज ट्रेड करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब, और अब फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ एक और दिग्गज हमारे साथ स्टूडियो में है, प्रकाश दीवान साहब। सर, शुरुआत एक बढ़िया स्टॉक के साथ कीजिए, कौन सा खरीदा जाए? तो हेमंत ने मेरे मुंह की बात तो छीन ली, बोला जैन इरिगेशन को इतना अच्छा फायदा होना है, महाराष्ट्र में वो होना है, तो जैन तो चलेगा ही चलेगा। एफएनओ वाले तो उस पर कमाई कर ही लेंगे, पर जो एफएनओ से घबराते हैं उनके लिए एक और कंपनी है इसी क्षेत्र की, वो है ईपीसी इंडस्ट्री। राइट। अब ये पहला क्वार्टर मुझे अनुमान जो समझ आ रहा है उनका कि शायद ये प्रॉफिटेबल अच्छे खासे नंबर्स दें, और ये भी महाराष्ट्र में अच्छे खासे प्रेजेंट हैं। और अगर ये शुगर में चल सकता है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, तो ये तो बहुत सारे क्रॉप्स हैं जहाँ कैश क्रॉप जहाँ पे ये एप्लीकेबल होना चाहिए। और ईपीसी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस एक्सेप्टेंस की बात जो है वो मार्केट में चैनल चेक्स के हिसाब से ये समझ आई कि जो महिंद्रा ग्रुप के जो किसान सेवा केंद्र बनाए हैं इन्होंने, जहाँ पे ये पहले सिर्फ इक्विपमेंट बेचते थे महिंद्रा ग्रुप का और फाइनेंशियल सर्विसेज, वहाँ पे अब ईपीसी का भी प्रोडक्ट्स का जो है डिस्प्ले और सेलिंग का जो है वो सेल्स पॉइंट बनाना शुरू करा है।
इससे क्या होगा कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो थोड़ा वीक था वो कंप्लीटली अब इन प्लेस आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये कंपनी की री रेटिंग, काफी समय से हम इसकी 150 पे भी इसकी चर्चा पिछले साल की थी, ज्यादा कहीं गया नहीं स्टॉक, बट अब ये है कि ये 250-255 की जोन में अच्छा खासा एक साल के अंदर आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में भी एक ब्लिप आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर पकड़ के रखें इसको तो अच्छा यहाँ से 25-30% की अपसाइड दे। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार ने ये फैसला लिया है कि गन्ने की फसल में ड्रिप इरिगेशन को कंपलसरी किया जाए, और इसी पर कर ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी बुलिश थे। उन्होंने जैन इरिगेशन को खरीदारी करने की राय दी थी, और वागले साहब तो कह रहे हैं कि आज भी उनका टॉपिक है, और ईपीसी इंडस्ट्रीज इसी थीम पर दीवान साहब ने चुना है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद विस्तार से चर्चा करेंगे ओएनजीसी और एचपीसीएल और एमआरपीएल को किस तरह से पेड करना चाहिए। कैबिनेट की खबर भी बताएंगे और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी एक साथ आपको बताएंगे। हर्षदा भी हमारे साथ जुड़ेंगी, लक्ष्मण रॉय भी जुड़ेंगे। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होंगे। और अब बात कल देर शाम कैबिनेट की अहम फैसले की। जी हां, ओएनजीसी को एचपीसीएल की हिस्सेदारी खरीदने को कल कैबिनेट ने मोहर दे दी। एचपीसीएल अब ओएनजीसी की सब्सिडरी बनेगी, और बड़ी बात यह है कि इस अधिग्रहण के बाद एचपीसीएल लिस्टेड ही रहने वाली है, कोई ओपन ऑफर भी एचपीसीएल के नहीं आने वाला। चलिए इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से लक्ष्मण रॉय जुड़ चुके हैं, और इन खबरों के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेज ने क्या रिपोर्ट्स दी हैं ये बताने के लिए हर्षदा जुड़ चुकी हैं। लक्ष्मण बताइए, क्या है पूरी जानकारी? कैबिनेट ने इस बात की सैद्धांतिक मंजूरी दी है कि एचपीसीएल को ओएनजीसी के हाथों बेच दिया जाए। एचपीसीएल में केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है 51.11%, उसे ओएनजीसी खरीद ले, और ये स्ट्रेटेजिक सेल होगा। मैनेजमेंट कंट्रोल भी एचपीसीएल का ओएनजीसी के हवाले कर दिया जाए। लेकिन ये कैसे होगा, तौर तरीके क्या होंगे, इसे तय करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाने का फैसला लिया गया है। मंत्रियों का एक समूह जो होगा, इसकी अगुवाई वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी होंगे, और चूंकि पेट्रोलियम मंत्रालय का मामला है तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे। कैबिनेट से चूंकि कल मंजूरी मिल गई है, तो अब एक साल के भीतर मतलब अधिकतम एक साल, उससे पहले भी इसे पूरे डील को अंतिम रूप दिया जा सकता है। लेकिन सवाल दो उठ रहे थे। एक सवाल यह था कि ये मर्जर होगा कि एक्विजिशन होगा। तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये एक्विजिशन होगा, यानी एचपीसीएल ओएनजीसी की सब्सिडियरी बनी रहेगी, लिस्टेड कंपनी बनी रहेगी, एचपीसीएल की अपनी पहचान बनी रहेगी। दूसरा सवाल ये उठ रहा था, क्या इसके लिए ओपन ऑफर लाया जाएगा? तो सूत्र ये बता रहे हैं कि ओपन ऑफर नहीं लाया जाएगा। ओपन ऑफर नहीं लाने के लिए सेबी से सरकार विशेष छूट भी मांगेगी। तो इन प्रस्तावों के साथ कैबिनेट ने मंजूरी दी है एचपीसीएल को ओएनजीसी के हाथों बेचने के लिए। बिल्कुल, तो ये है पूरा विश्लेषण क्या कुछ होने वाला है ओएनजीसी एचपीसीएल के साथ, और इन्हीं पर रिपोर्ट जो आई उन पर सबसे पहले राय ले ले। हर्षदा हमारे साथ है। हर्षदा बताइए, कैसी हैं रिपोर्ट्स? इनफैक्ट मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स एक्सपेक्ट कर रही थी आने, लेकिन सिर्फ जेपी मॉर्गन एफआईआई ब्रोकरेज ने रिपोर्ट निकाली है, और ऑफ कोर्स डोमेस्टिक रिपोर्ट्स के लिहाज से देखें कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है। जेपी मॉर्गन ने इनफैक्ट कहा है कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि इश्यूज को लेकर, स्पेशली जो 51% हिस्सेदारी ओएनजीसी खरीदेगा एचपीसीएल में, उनको और डिटेल्स चाहिए। उन्होंने ओएनजीसी पर एक न्यूट्रल कॉल रखा है, 185 का टारगेट दिया है ओएनजीसी पर। साथ ही साथ उनका मानना है कि एचपीसीएल में हल्का सा नेगेटिव रिएक्शन रहेगा, क्योंकि जैसे बाजार उम्मीद कर रहा था कि कहीं ना कहीं एक ओपन ऑफर आएगा और एक प्रीमियम पर वो देखने को मिलेगा, वो नहीं होने वाला है इस बारी, और वो एक स्थिति रहेगी जिस पर एचपीसीएल कुछ नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ओएनजीसी में उनका मानना है कि थोड़ी सी रिलीफ रैली जरूर देखने को मिलेगी। एचपीसीएल पर टारगेट्स इन्होंने नहीं दिए हैं, लेकिन अंडरवेट का कॉल बरकरार है। साथ ही साथ कोटक की अगर रिपोर्ट पर फोकस करें, कोटक कह रहा है ओएनजीसी के लिए बेनिफिट्स हैं, वो इनफैक्ट ओएनजीसी में और खरीदारी करना चाहेंगे। टारगेट कोटक ने ओएनजीसी पर 190 का दिया है। हालांकि उनका मानना है कि एचपीसीएल में पोजीशन थोड़ी सी कम कर लेनी चाहिए, यहां पर टारगेट 380 का दे रहे हैं। तो हर्षदा आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन पहले बात करते हैं ओएनजीसी की। होल्डिंग कंपनी बनेगी, ये तो सबको पता था। रिलीफ की बात है कि इनको ओपन ऑफर नहीं लाना पड़ेगा। आप कैसे देख रहे हैं ओएनजीसी के लिए इस खबर को? ये ओएनजीसी के लिए तो रिलीफ की बात है, लेकिन ओएनजीसी के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात नहीं है, और नहीं एचपीसीएल के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है। क्योंकि देखिए इसमें हुआ क्या है कि न तो सरकार को किसी तरह का कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करवाने की जरूरत है कि एचपीसीएल के शेयर का सही दाम क्या होना चाहिए जो वो ओएनजीसी को चुका है। तो सरकार की जो मर्जी होगी उस प्राइस पर वो एचपीसीएल का स्टेक ओएनजीसी को बेचेगी, और जाहिर सी बात है कि सरकार ये सब इसलिए कर रही है कि उन्हें पैसा चाहिए। सही बात है। तो सस्ता तो बेचेगी नहीं। तो ओएनजीसी के लिए तो पहला नेगेटिव तो ये है। दूसरा नेगेटिव, अगर आप एचपीसीएल के हिसाब से देखें
तो एचपीसीएल के लिए कोई ओपन ऑफर नहीं आ रहा, तो उनके लिए कोई बहुत खुश होने की जरूरत तो है नहीं। तीसरी बात जो है, जो ओएनजीसी के शेयर होल्डर्स के लिए फिर से नेगेटिव है, वो ये कि सरकार ये क्यों कर रही है, ये समझना जरूरी है। अल्टीमेटली सरकार ये करने के बावजूद एचपीसीएल पर भी अपना कंट्रोल रखेगी, ओएनजीसी पर भी रखेगी, कोई बदलने वाला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ कैश ओएनजीसी की बुक्स में पड़ा है वो सरकार के पास चला जाएगा। बड़ा सवाल ये है, जो लोग उठा नहीं सकते, उठा नहीं रहे, वो ये कि क्या ओएनजीसी की बुक्स में जो कैश है वो सिर्फ मेजोरिटी शेयर होल्डर्स का है? वो क्या खाली तो कह रही है कि इसमें हमें वोटिंग कराने की भी जरूरत नहीं है माइनॉरिटी शेयर होल्डर। वही कह रहा हूं, तो कि न माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की आपको जरूरत है, न ओपन ऑफर लाना है। तो क्या अगर मैं ओएनजीसी का शेयर होल्डर हूं तो ओएनजीसी की बुक्स पे जो कैश है मेरा भी उतना ही प्रोपोर्शनेटली हक है जितना सरकार का है, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार उस कैश को अपनी हिस्सेदारी बेचने के तौर पर काम में ले रही है। भी कहाँ कैश, ये भी खबरें हैं कि आईओसी में भी हिस्सेदारी बेचकर कैश उठाएंगे। वो तो नहीं, वो तो एडिशनल जो उन्हें एडिशनल 28,000 करोड़ चाहिए। देखिए, जो कुछ तो 15,000 करोड़ के आसपास का कैश ओएनजीसी की बुक्स में है, वो तो आप सरकार को दे देंगे, हिस्सा आपको ज्यादा खरीदना है। अच्छा, इसमें ये ओएनजीसी आईओसी के शेयर होल्डर्स के लिए भी नेगेटिव है, सही बात है, क्योंकि ओएनजीसी अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए निकलेगा तो जाहिर सी बात है उसका दाम घटेगा। एमआरपीएल के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव मान सकते हैं और एचपीसीएल के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव इस लिहाज से मान सकते हैं कि चलिए दोनों के रिफाइनरी कारोबार का मर्जर होगा तो एक थोड़ी सी बड़ी एंटिटी बनने की संभावना है, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक क्लियर कट केस है जो होना चाहिए, भले ही सरकार सेबी से कहे कि हमें ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं, लेकिन ओपन ऑफर आना चाहिए, क्योंकि रिटेल शेयर होल्डर्स को भी ओएनजीसी की कैश पे उतना ही हिस्सा है, उतना ही उनका हक है जितना सरकार का है। और ऐसे में ये तो ऐसा हो गया कि एक जेवी घुमा दो, आप जिसे कहते हैं बुक एंट्री घुमा दो, अपना कंट्रोल का कंट्रोल अपने पास रह गया और ओएनजीसी में जो कुछ कैश है वो सरकार ने निकाल लिया। तो अब लेकिन ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। तो नेट ओएनजीसी के लिए नेगेटिव है, एचपीसीएल के लिए न्यूट्रल है, एमआरपीएल के लिए मामूली पॉजिटिव है, आईओसी के लिए न्यूट्रल से नेगेटिव है। मामूली पॉजिटिव क्या, कल तो देखिए 6% की तेजी हो गई, आज सब गिर जाएंगे। हाँ, तो आज तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। एक बार एक राय दीवान साहब से भी, दीवान साहब आप भी इसे बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे थे और अब तो खबरें आ रही हैं कि इसके बाद सरकार आईओसी और ऑयल इंडिया के साथ भी यही करेगी। पहले इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट होगा, उसके बाद ये भी होने वाला है। कैसे देखते हैं आप इन सबको? इससे जैसा अनिल जी कहा, ओएनजीसी के लिए कोई मटेरियल डिफरेंस अभी तो होगा नहीं। ये एक्विजिशन होने के बाद जो इंटीग्रेटेड ऑयल कंपनी बनेगी उसके फायदे जब होंगे तब शायद ओएनजीसी री रेट हो जाए। खास करके ग्लोबल मार्केट्स में जब नए बिड्स के लिए ये लोग जाते हैं तो ये इस टाइप का बिजनेस रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चेंज में आएगी, ओएनजीसी को मटेरियल डिफरेंस, और कल सराफ साहब इनके जो एमडी वो भी समझा रहे थे कि जो प्राइस फ्लक्चुएशन क्रूड की वजह से होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि अब ओएनजीसी ना सिर्फ ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है बट उसको रिफाइन करके मार्केट भी कर रहा है। तो जो लैग पीरियड है उसका एडवांटेज मिल जाता है। तो ओएनजीसी को थोड़ा सा री रेटिंग होगा। लेकिन एचपीसीएल आज गिरता है और गिरेगा क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए कोई एडवांटेज तो इसमें दिख नहीं रहा, और उस लिहाज से वो अट्रैक्टिव बन रहा है बिकॉज उसकी डिविडेंड पॉलिसी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है। सो एचपीसीएल इज अ वेरी गुड डिविडेंड प्ले। एमआरपीएल में भी आज देखिए 6 रुपए का डिविडेंड है 130 के भाव में, तो आप डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी देख रहे हैं तो ये कंपनीज हमेशा हाई डिविडेंड पे आउट वाली रही हैं। आपको लगता है जिस तरह से सरकार पैसा निकालना चाहती है इन सरकारी कंपनी से, ये डिविडेंड पे आउट रहेगा? सरकार भी तो डिविडेंड लेके ही निकाल, सरकार ने तो दूसरा तरीका ढूंढ लिया ना। नहीं, ये तो ओनरशिप चेंज इन्होंने जो की है वो इसके लिए की है कि जो ड्यूअल ओनरशिप थी। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो आज आएगी, अभी तक क्लियर नहीं है मेरे हिसाब से, कि एचपीसीएल और एमआरपीएल का बिजनेस सिमिलर है। ओएनजीसी के पास 72% एमआरपीएल की ओनरशिप है और 16% ऑड एचपीसीएल के पास है। उसको अगर ये लोग करेंसी में यूज करें एज कि भाई हम एचपीसीएल में इसका विलय कर दो एमआरपीएल का, होना ही है वो, राइट? पहले तो वो होना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि डिसीजन नहीं लिया है लेकिन लॉजिकली बनता है। और उसको ये अगर बोलते हैं कि ये तो स्वैप रेशियो के हिसाब से तो हमको पैसा भी, लागत भी कम लगेगी ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी के लिए एक राहत बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि कैश आउटफ्लो कम होता है। उनका ऐसे भी डेट इक्विटी रेशियो 0.3 के आसपास है, तो ज्यादा नहीं है। मैं बोरोइंग अब ओपन ऑफर की वजह से नहीं करनी पड़ेगी, बट ओवरऑल इसमें होगा ये, इफ यू आर अ शेयर होल्डर। इंपॉर्टेंट क्या है, एचपीसीएल गिरता है तो उसमें पैनिक मत कीजिए, एमआरपीएल भी गिरेगा उसमें भी पैनिक की जरूरत नहीं है। ओएनजीसी अगर ऊपर जाता है तो आपको फायदा हो जाएगा। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन है अनिल, आप बताइए। एचपीसीएल के लिए एक बार के लिए कंफ्यूजन है, आईओसी के लिए कंफ्यूजन है कि ओएनजीसी अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा उठाएगा, क्या इसमें से निकलकर बीपीसीएल में शिफ्ट होना
का लॉजिक जो कल काफी लोग बता रहे थे, बाजार में चर्चा हो रही थी, वो अभी भी वैलिड है या नहीं? 100% है ना? ये चीज हम कल से नहीं, हम लगभग एक महीने से कह रहे हैं कि आप आईओसी शॉर्ट कीजिए, बीपीएसएल सामने लॉन्ग कीजिए। हाँ। एकदम परफेक्ट है और दोनों में पैसा बन सकता है। सही बात है। नहीं तो कम से कम नेट तो बनेगा ही। आप भी इत्तेफाक रखते हैं ना? तो आईओसी की तो बात भी की थी कि अगर ये 430-40 जब था होता तो कितना मजा आ जाता। लास्ट थर्सडे की बात करें अनिल जी से डिस्कस हुआ था एफएनओ में। हाँ, तो ये तो शॉर्ट है, सिंपल चीजें। और जो आप एचपीसीएल या एमआरपीएल खरीदने की राय भी दे रहे हैं, मैं एक और बात और क्लियर करूं, अगर आप एचपीसीएल और एमआरपीएल खरीदते भी हैं तो सामने उतना ही उसी प्रोपोर्शन में ओएनजीसी शॉर्ट करके रखिए। बिल्कुल। चलिए, आपकी परफेक्ट हेजिंग है और हो सकता है इस परफेक्ट हेजिंग में आपको दोनों तरफ पैसा बन जाए। सही बात है, सही बात है। तो देखिए, एक खबर और कितने एंगल हैं इस खबर के, और वो सब आपने सही से समझ लिए। अब एक बार इन शेयरों को खुलने दीजिए, फिर से इसको हम विजिट करेंगे। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक कैबिनेट ने और फैसला लिया है, उस पर भी लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले हर्षदा के पास चलते हैं और समझते हैं बाकी के ब्रोकरेज हाउसेस ने और कौन सी कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट्स शेयर करी हैं। हर्षदा, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, लेकिन बताइए और कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं? अब जो नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद, वो इनफैक्ट आज ब्रोकरेज के रेडार पर है। माइंडट्री ऑफ कोर्स, जहां पर हमने देखा एक डिसअपॉइंटमेंट है, गाइडेंस कंपनी ने कम किया है। इस पर डॉयचे बैंक ने अपनी बिकवाली की राय बरकरार रखी है। 370 का टारगेट इनफैक्ट माइंडट्री पर आ रहा है। उनको लगता है उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे नहीं उतरी है कंपनी, और उन्होंने इनफैक्ट एक अर्निंग्स एस्टिमेट काटा भी है, करीब 2% FY18 में और 10% FY19 में। 370 का टारगेट डॉयचे बैंक की ओर से। मॉर्गन स्टैनली ने अंडर परफॉर्मर का कॉल दिया है माइंडट्री पर, 390 का टारगेट दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि FY18 की शुरुआत एक बहुत ही कमजोर नोट पर हुई है और यहां से आगे जो गाइडेंस रेवेन्यू गाइडेंस कट आया है वो स्थिति को और बिगाड़ता हुआ दिखाई जरूर देगा। सिटी भी एक सेल कॉल मेंटेन कर रहा है। उनको लगता है चैलेंजेस काफी ज्यादा है प्रॉफिटेबिलिटी अब मेंटेन करने के लिए, और सिटी का टारगेट जो पहले 430 का था वो 425 का आया है, 5 रुपए का ही कट इन्होंने किया है। मक्वायरी ने भी एक अंडर परफॉर्मर का कॉल दिया है और 370 का टारगेट इनफैक्ट आया है माइंडट्री पर। कैनरा बैंक के नंबर्स भी आए बाजार ठीक बंद होने के ठीक बाद, और सीएलएसए ने इनफैक्ट यहां पर बिकवाली की सलाह बरकरार रखी है। टारगेट जो है वो करीब 280 का अब सीएलएसए दे रहा है कैनरा बैंक पर। उनको लगता है कि स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, एसेट क्वालिटी हम सब ने देखी इन तिमाही नतीजों में खराब है, और स्लिपेजेस में काफी शार्प जंप देखने को मिला है। मॉर्गन स्टैनली भी एक अंडरवेट का कॉल दे रहा है कैनरा बैंक पर, लेकिन मॉर्गन का जो टारगेट है वो 175 का है कैनरा बैंक पर। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने करीब करीब 200 का टारगेट दिया है। अंडर परफॉर्मर की राय बरकरार है। साथ ही साथ बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के नंबर्स पर भी रिपोर्ट्स हैं। जेफरीज ने इनफैक्ट बजाज फाइनेंस पर एक बाय कॉल दिया है। इन्होंने टारगेट बढ़ाया है, 1790 किया है, जो पहले 1600 रुपए के आसपास था। उनको लगता है गोइंग फॉरवर्ड बेहतर एनआईएम्स का फायदा मिलेगा और लोन ग्रोथ भी इनकी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। मॉर्गन स्टैनली भी बजाज फाइनेंस को लेकर बुलिश है। इनफैक्ट ओवरवेट का कॉल आया है, 1475 का टारगेट मॉर्गन स्टैनली दे रहा है। साथ ही साथ बजाज फिनसर्व जो इनकी दूसरी कंपनी है, नोमुरा ने इनफैक्ट एक न्यूट्रल कॉल दिया है। टारगेट यहां पर 4800 का दिया, यानी कि करंट लेवल से 5% की अपसाइड की गुंजाइश है, कंसिडरिंग थोड़ा सा ये हैवी काउंटर है। मॉर्गन स्टैनली साथ ही हेवल्स पर भी ओवरवेट है। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने देखा है मार्जिन्स के लिहाज से एक डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, लेकिन मॉर्गन कह रहा है लार्जली जीएसटी का इम्पैक्ट ही दिखा है बिजनेस में, और एक कंपेलिंग प्ले है मीडियम टर्म के आउटलुक के लिहाज से। 550 का टारगेट मॉर्गन स्टैनली ने हेवल्स पर दिया है। तो ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं नतीजे के दम पर, लेकिन हर्षदा सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट तो कैनरा बैंक पर ही है। जो टारगेट आप बता रही थी कितना 175 वाला है, और मैं ये सोचता हूँ कई बार कि तेजी के मार्केट में लोग ये सोचते हैं कि ये नीचे वाले टारगेट्स कब आएंगे, और मंदी वाले मार्केट में जो जब एफआईज के बड़े बड़े टारगेट आते हैं तो ये सोचते हैं कि ये लंबे वाले टारगेट्स कब आएंगे। तो इंतजार करिए, कैनरा बैंक लगता तो नहीं कि यहाँ से 200 रुपये गिरेगा, लेकिन आज गिरेगा, ये बात पक्की। कितना गिरेगा और क्या हो ट्रेड आपका बताएंगे आपको। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वायदा कारोबार के जाने माने एक्सपर्ट्स एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरार का भी इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले साहब, प्रकाश दीवान साहब, और अब कार्यक्रम में वायदा कारोबार के एक्सपर्ट एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरार का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। स्वागत है नितिन जी आपका भी। और शुरुआत आज फिर बैंक निफ्टी से करते हैं। आज वीकली एक्सपायरी है, तो ये बताइए कि वीकली एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी और बैंक निफ्टी में क्या तेजी का ट्रेड करना चाहिए अब भी? देखिए जी, बैंक निफ्टी का डेटा इनफैक्ट निफ्टी से काफी स्ट्रांग है। जैसे निफ्टी में 3 दिनों में ओपन इंटरेस्ट करीब 29 लाख कम हुआ,
वहीं आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो करंट मंथ में करीब 1.5 लाख शेयर ऐड हुए हैं 2-3 दिनों में, और नेक्स्ट मंथ में खास तौर से जो अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 2.5 लाख शेयर ऐड हुए हैं, यानी दोनों मंथ को मिला करके करीब 4 लाख शेयर का एडिशन काफी स्ट्रांग डेटा है बैंक निफ्टी के हिसाब से, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का करीब 27 लाख शेयर्स का है। तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल बाइंग हो रही है। मुझे लगता है कि जो वीकली एक्सपायरी होनी चाहिए उसमें जो ऑप्शंस की पोजीशन है वो 24,000 और 24,100 पे काफी ज्यादा पुट राइटर्स एक्टिव हैं, और ऊपर कॉल राइटिंग करीब 24,300 से 400 की रेंज में है। तो मेरा मानना है कि आज जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी वो अपर बैंड की तरफ होनी चाहिए, प्रॉब्ली 24,300 से 400 के बीच में, और उसके बाद एक्सपायरी के बाद भी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर 24,700 की तरफ मूव करेगी। उसके पीछे रीजंस ये है कि जो बैंक निफ्टी के मेजर कंपोनेंट्स हैं जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, सब में काफी ज्यादा डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। अगर आप इनका डिलीवरी डेटा देखेंगे तो 4-5 दिनों में डिलीवरी इनकी बहुत इंक्रीज हो रही है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी लीड करेगा, करीब 24,700 का टारगेट आप गोइंग फॉरवर्ड रख के चल सकते हैं। खत्म करें बेटा। ओके, तो ये रहा है बैंक निफ्टी पर, लेकिन बात करते हैं नितिन जी के पिक्स की। सर बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के कौन से? देखिए, बैंकिंग से एक एक्सिस बैंक निकाला है जिसमें काफी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होने की सिचुएशन में है, और इसमें कल का डेटा में क्या था कि लास्ट 30 डेज में सबसे ज्यादा डिलीवरीज कल हुई है। तो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक में यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। टारगेट करीब 545 के आसपास होंगे और स्टॉप लॉस 508 का होगा। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, जिसमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन कल 11% के आसपास था, और प्रीवियस 2-3 दिन में डिलीवरीज काफी इंक्रीज हुई है। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। टारगेट करीब 500 के होंगे और स्टॉप लॉस 460 के आसपास का रखना चाहिए। ओके, तो मुथूट फाइनेंस खरीदें, एक्सिस बैंक खरीदें, पूरी तरह से फोकस है बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज पर, और वागले साहब का पूरा फोकस है खरीदारी पर। ढूंढने से भी इन्हें मिले नहीं सेल कॉल, तो बचे हुए बाकी बाय कॉल्स भी बताइए वागले साहब फिर। अनिल जी, मदरसन सुमी में कल स्ट्रेंथ दिखाई दी, मुझे लगता है आज एक्सटेंडेड मूव आनी चाहिए। 320 का स्टॉप लॉस रखे, 339 का टारगेट, 1 से 2 दिन का व्यू है। और चौथा है ग्रैन्यूल्स फार्मा स्पेस, कल बुलंद था, मुझे लगता है ये आउट परफॉर्म कर जाएगा आज। 142 का स्टॉप लॉस होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 151, 1 से 2 दिन में। चलिए, तो इन पर रखिए नजर। ग्रैन्यूल्स, मदरसन, जैन, डिश टीवी, ये हैं 4 बाय के आइडियाज। और नितिन मुरारका जी ने भी कहा एक्सिस बैंक मुथूट खरीदिए। ईपीसी इंडस्ट्रीज प्रकाश दीवान जी का टॉप इन्वेस्टमेंट पिक है, यहाँ पर रखिए नजर। लेकिन कैनरा बैंक कितना कमजोर हो सकता है, क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए कमजोर नंबर्स के बाद, इस सब पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल आप देख रहे हैं, और उसमें नंबर 1 शो मार्केट काउंटडाउन आप देख रहे हैं, और दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। संदीप वागले साहब, प्रकाश दीवान साहब, नितिन मुरारका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब बात करते हैं कल मार्केट बंद होने के तुरंत बाद आए नतीजों की, और उसमें कैनरा बैंक सबसे ऊपर है। और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स तो आपको अभी हर्षदा ने बताई। CLSA कहता है 280 का लेवल, मॉर्गन कहता है 175 का लेवल। कितना गिरेगा वागले साहब बताएंगे। सर बताइए। हेमंत, 375 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो पिछले 3 दिनों से वो वहां पर अटक रहा है। हालांकि वीकनेस तो मुझे स्टॉक में नहीं दिखाई दे रहा है। आप बोल रहे रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो मेरे लिए सपोर्ट, अगला सपोर्ट लेवल है 357, 358, शायद उधर तक जा सकता है, लेकिन वो तोड़ना नहीं चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय कैनरा बैंक पर। चलिए कोई बात। माइंड ट्री एक और है जिसके नतीजों पर बात की जाए। ये भी नतीजे बड़े कमजोर दिख रहे हैं। ऐसा तो प्रकाश देख कर तो ऐसा लग रहा था नंबर अच्छे हैं, बाद में अंदर गए तो पता चला कि ये तो 1 टाइम प्रॉफिट आ गया, मार्जिन्स भी ढीले में। पहली बात तो ये बताइए कि गिरेगा कितना, और अगर गिरे तो क्या है उन्हें बेच देना चाहिए, खरीदना चाहिए? नहीं, गिरेगा। इसमें ऐसे भी अंडर ओनरशिप है, बहुत कम लोगों के पास ये पर्टिकुलर स्टॉक रहा है कुछ पिछले 6-8 महीने में। अगर आप देखें आईटी की जो पतझड़ दिखी उसमें, बट अगर ये गिरता है, और गिरेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि रेट जितनी भी ब्रोकरेजेस हैं सभी ने उस पर नेगेटिव न्यूज़, नया जो टारगेट्स दिए काफ़ी नीचे के हैं। आई थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म पेशेंट इन्वेस्टर जो आईटी जैसे फार्मा में एक रिवाइवल के लिए हमने समझाया कुछ समय पहले लोगों को कि अब अच्छी चुनिंदा कंपनी लेना शुरू करें, वैसे मुझे लगता है माइंड ट्री में भी जो स्ट्रेंथ है वो नीचे के लेवल्स पे अगर कोई बाई करके पेशेंटली 1 आध साल होल्ड करना चाहे तो ये बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दे सकता है, सेक्टर का आउट परफॉर्मेंस भी और ओवरऑल मार्केट उसमें भी। सो आई एम क्वाइट पॉजिटिव। रिजल्ट नो डाउट वीक हैं, जैसे हमने कहा नंबर्स तो वीक हैं, बट बॉटमिंग आउट का शायद मामला हो,
और आज की नेगेटिविटी जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। क्या क्या टारगेट आ रहे हैं? 390 के 506। हाँ, टारगेट बहुत ही नीचे की साइड में है। टारगेट है। अच्छा, मार्जिन देखिए 14.2% से घटकर 11.1% रह गए। FY18 का गाइडेंस जो है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है आईटी कंपनियों के लिए गाइडेंस, और वो सिंगल डिजिट में उन्होंने कर दिया है, पहले डबल डिजिट का उनको अनुमान था। तो माइंडट्री इस स्टॉक के ऊपर रहेगी नजर, लेकिन कहाँ खरीदारी करनी है एक बार खुलने के बाद दीवान साहब से हम फिर से बात करेंगे। लेकिन इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और एक्सपर्ट rajatbose.com के रजत बोस साहब कोलकाता से। सर गुड मॉर्निंग, बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के कौन से हैं? ये टॉप ट्रेडिंग आइडियाज बताने के पहले माइंडट्री के बारे में थोड़ा खुलासा कर देना चाहता हूँ। ये आज के दिन 510 के नीचे अगर स्टे करता है तब देखिए नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन 490 जब तक नहीं टूटता है उतना नीचे वाला जो प्रोजेक्शन आप बता रहे वो अभी सामने नहीं आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से ये 470 से लेके 460 ये दिस इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो बिकॉज द लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन इज़ देयर। उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। अगर उस लेवल पे पहुंच जाए तो प्रकाश ने जो कहा है थोड़ी देर पहले कि नीचे की लेवल पे खरीदारी करना चाहिए, वही इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मेरा टॉप टिक आज के दिन तीनों है। कैपिटल फास्ट मैंने 740 रुपया की स्टॉप लॉस में इसको खरीदना चाहूँगा, और 798 और 813 ये दोनों टारगेट मान के पोजिशनल है, मतलब आज और कल दो दिन में यहाँ तक पहुँच सकता है, क्योंकि कैपिटल फास्ट में मोमेंटम आने से 50 रुपया इसके लिए कोई बड़ा बात नहीं होता है। डॉक्टर रेड्डीज बहुत बढ़िया शानदार एक चार्ट फॉर्मेशन, डेली चार्ट में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट होने की संभावना। आज के दिन 2748 में स्टॉप लगाइए और 2824 का टारगेट मान के इसको खरीदारी कीजिए। पिछले 2 दिन से इसका परफॉर्मेंस मोरलेस अच्छा रहा। एंड फाइनली बायोकॉन जुलाई फ्यूचर्स, इसमें थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कॉल दे रहा हूँ, इसमें हम सेल करने की सलाह दे रहा हूँ। 424 रुपया के ऊपर में स्टॉप लगाइए और 409 और 399 ये दोनों टारगेट मान के चलिए। इसकी फॉर्मेशन एकदम औरो फार्मा जैसी है। औरो फार्मा पिछले परसों के दिन बहुत अच्छा चला था, कल ऊपर से नीचे आया था। ये भी आज के दिन कल जैसा औरो फार्मा परफॉर्म किया, ये उसी तरह का परफॉर्म करेगा, ऐसा ही समझ में आ रहा है। ये मेरा इंट्राडे कॉल है। खुलासा ये कर देना चाहता हूँ कि बायोकॉन मेरा पोर्टफोलियो में है, उसमें बिकवाली करने की कोई सवाल नहीं है। तो फिर तो आप बड़े दिल पे पत्थर रख के सेल कॉल दे रहे हैं, पोर्टफोलियो में है उसके बावजूद। अच्छा रजत सर ये बताइए फिर मतलब बायोकॉन के साथ साथ क्या औरोबिंदो फार्मा भी गिरेगा, आप ये कह रहे हैं? देखिए बायोकॉन, औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ये तीनों फार्मा काउंटर अगर कोई कारण से गिरता है तो उसमें खरीदारी करना चाहिए इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने की उम्मीद अभी तक शॉर्ट टर्म में औरोबिंदो फार्मा का है और लॉन्गर टर्म में डॉक्टर रेड्डीज का है, क्योंकि उसका जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर की प्रोजेक्शन है वो 3300 के आसपास आता है। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डीज भी अच्छा रहेगा, लेकिन ये तीनों काउंटर नीचे आने से खरीदारी करना चाहिए। और एक काउंटर जो फार्मा में मुझको दिखता है अच्छा लगता है वो है सान फार्मा, लेकिन सान फार्मा 617 ये लेवल पार करने से और अच्छा रहेगा। एंड टॉप परफॉर्मिंग फार्मा काउंटर्स लाइक जाइडस, कैडिला, वो भी आप नीचे में खरीदारी कर सकते हैं। बाकी फार्मा इतना अच्छा नहीं लगता। बहुत बढ़िया। और औरोबिंदो फार्मा पर तो आज HSBC की रिपोर्ट भी आई है, 820 से टारगेट बढ़ाकर उन्होंने किया है 906 रुपए का। तो देखते हैं कल की रिकवरी से आज, कल की ऊपरी स्तरों से जो प्रॉफिट बुकिंग हुई उससे आज उभर पाता है या नहीं। अनिल क्या रिकवरी आ रही है SGX निफ्टी में, आप देखिए 25-30 पॉइंट नीचे था और अब कभी भी हरे निशान में आने की तैयारी करता है। तो एशियाई बाजारों का जो आप सो रहे हैं अभी सिंगापुर वाले सुस्ती में अब जागे आज लेट। चलिए तो बस चुस्ती का टाइम आ गया है। शुरुआत करेंगे प्री ओपनिंग सेशन की, बताएंगे आपको कहां होगी रुपए की शुरुआत और स्टॉक 2020 का अपडेट, बाजार का भरपूर एक्शन। और आज तो ढेर सारे स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में, इन सब पर होने वाला एक्शन। इस छोटे से ब्रेक के बाद जुड़ेगा हमारे फ्लैगशिप शो पहला सौदा में।